आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेफ्यूजी क्राइसिस की। बिल्कुल, भारत में क्या रेफ्यूजीज आ सकते हैं? शेख हसीना भारत में रह सकती हैं, लेकिन आखिरकार भारत की पॉलिसी क्या है रेफ्यूजीज को लेकर? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा दोस्तों, और टाइम्स ऑफ इंडिया का ये अच्छा आर्टिकल है, मैं इसको कवर करूंगा, इंडियन एक्सप्रेस का सॉरी। और यहाँ पे शेख हसीना की भी हम बात करेंगे। देखिए, खालिदा जिया ने तो साफ साफ बोल दिया है कि भारत के दुश्मन की मदद करोगे तो फिर हमारा कॉपरेशन नहीं हो पाएगा। तो ये साफ संकेत है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ख़राब होने वाले हैं, और ये भारत के लिए बहुत बड़े खतरे की बात है, क्योंकि भारत ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट से लेकर एग्रीमेंट किए हुए हैं। उससे पहले हम आगे बढ़े, हमारा शानदार 10,000 MCQ का कोर्स आपके लिए इंतजार कर रहा है। सिर्फ 999 का ये कोर्स है, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। 1 साल की पूरी वैलिडिटी है। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम छात्रों के लिए कोर्स अवेलेबल है। तो 4 महीने में इस कोर्स को हम ख़त्म कर देंगे, और बहुत सारे भी बॉन्ड्स भी आई हैं। तो बेसिकली रिफ्यूजी कौन होता है, ठीक है ना? हु इज़ अ रिफ्यूजी? भाई जाहिर सी बात है कि जो अपने देश को छोड़ दे, उसको डर है कि उसको वहाँ पे मार दिया जाएगा। जैसे बांग्लादेश में क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हिंसा हो रही है, तो वो उस देश के नागरिक है, लेकिन किसी दूसरे देश में शरण लेंगे। रिफ्यूजी एक मूवी भी आई थी, मुझे याद है कि जब ये मूवी आई थी मैं जो छोटा था, अभिषेक बच्चन की पहली मूवी थी वो, तो अमित बड़ा उस समय हाइप चला था, शायद 1998 या पता नहीं ऐसे ही आई थी, तो कि बहुत बहुत हाइप था। नहीं, 2000 में आई थी कि अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन, तो उनकी पहली मूवी थी रिफ्यूजी। तो मैंने पूछा रिफ्यूजी क्या होता है, रिफ्यूजी क्यों, मतलब ये वर्ड क्यों दिया गया है ना? तो ये चीज़ है। और तो अभी तो यहाँ पे शेख हसीना को तो किसी ने एसाइलम नहीं दिया है, सब ने नकार दिया, बोला कि अरे जाओ यार, किसी और देश में एसाइलम मांगो। तो भारत की नैतिक जिम्मेदारी थी कि भारत एसाइलम दे शेख हसीना को, और भारत में ही वो रह रही हैं। यूके जाने को बोला है। वैसे आपको बता दूं कि शेख हसीना की जो बेटी हैं वो दिल्ली में ही रहती है पिछले 6 महीनों से, WHO के लिए काम कर रही हैं, वो बहुत बड़े पद पर है, तो यहाँ उनके साथ रह सकती हैं। लेकिन फिलहाल ये है कि शेख हसीना अभी वहाँ पे उनका वीज़ा नहीं है। कहीं पे भी जाने के लिए आपको वहाँ का वीज़ा चाहिए, उसके लिए टाइम लगता है, तो तब तक आप भारत में रह लीजिए, ठीक है ना? जब तक अभी, क्योंकि देखिए हमारे सबसे बड़ी बात, क्या भारत रिफ्यूजी में रह सकता है? मतलब देखिए, जैसे यूरोप में आपने देखा ना कि वहाँ पे एक प्रॉपर रिफ्यूजी पॉलिसी है। पूरे यूरोप में अभी एक इमाइग्रेंट क्राइसिस खड़ी हुई है, इसीलिए वहाँ पे राइट विंग, जैसे ब्रिटेन में देखा आपने दंगे हुए कितने सारे, उसका कोर मुद्दा यही इमाइग्रेशन है कि जब मिडिल ईस्ट में इतनी प्रॉब्लम्स हुई तो बहुत सारे वहाँ से लोग भागे और यूरोप में शरण ली, तो यूरोप ने उस समय बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया। लेकिन आज वही उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है। तो एक तरीके से ये होता है। लेकिन क्या हमारे पास भी कोई रिफ्यूजी पॉलिसी है? जवाब है नहीं। हमने रिफ्यूजीज को लेकर कोई एक्ट नहीं बनाया, लेकिन फिर भी भारत ने हर किसी का खुले हाथों से स्वागत किया है। भारत एक प्रॉपर सेक्युलर कंट्री है। देखिए, जहां पे आपने देश में देखा कि दंगे हो रहे हैं अलग अलग देशों में, भारत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हर कोई यहाँ पे अमन चैन से रहता है, और ये भारत का पिछले 2000 के 5000 सालों का इतिहास है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से अभी तक, कि हमने हर किसी का स्वागत किया है। वी वेलकम्ड एवरीवन, है ना? तो अब हमारे पास ऑफिशियल रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, बट हमने दलाई लामा को शरण दी। तो यहाँ पे बताया इन्होंने कि, और देखिए ये एक बहुत खतरनाक गैम्बल था, क्योंकि चाइना से, मतलब तिब्बत से जब दलाई लामा भाग के आए, तो चाइना ये 1962 का वॉर की वजह बना। 1962 में सबसे बड़े वॉर की वजह क्या था? दलाई लामा, और रोड जो बना दी थी चाइना ने। तो हम इतने बड़े देश से सीधा युद्ध में घुस गए, आप समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि हमारी रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, बट अनऑफिशियल रिफ्यूजी पॉलिसी है। भारत ने किसी को मना नहीं किया है कि अगर कोई भी हमारे रिफ्यूज लेता है तो, ठीक है ना? और अभी भी दलाई लामा को लेके चाइना और भारत में काफी ज्यादा टसल है। तो रिफ्यूजी कौन है? 1951 का, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे रिफ्यूजी हो गए, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन आया, स्टेटस ऑफ रिफ्यूजी, और फिर 1967 हर किसी ने इसको साइन किया, लेकिन भारत इसका सिग्नेटरी नहीं है। तो कौन है रिफ्यूजी? जो अपने देश से बाहर है, ठीक है ना? अपने देश का होते हुए भी अपने देश का नहीं है। जैसे बांग्लादेश में मान लीजिए ये बाहर है, ठीक है ना, बांग्लादेश के हैं। अब इनको डर है कि जैसे माइनॉरिटीज है वो बांग्लादेश में रहते हैं, अब उनको पता है कि वहां पे हम मारे जाएंगे, रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी, मेंबरशिप को लेकर, इनमें से कुछ भी हो सकता है, सोशल ग्रुप है, पॉलिटिकल ओपिनियन, तो हम किसी और देश में चले जाएंगे, हम भारत में चले जाएंगे, ठीक है? तो भारत में वो इंसान रिफ्यूजी कहलाएगा, राइट? स्टेटलेस पर्सन, क्योंकि भारत की तो आपके पास सिटीजनशिप है नहीं, और जिस देश में हो उस देश में भी नहीं हो,
तो आपके पास कोई स्टेट ही नहीं है, ठीक है, तो आप स्टेटलेस हो। भारत इनको इलीगल इमाइग्रेंट्स कहता है कि ये वो लोग हैं जिनके पास जो एक तरीके से गैर कानूनी रूप से यहां पे आए हैं, गैर कानूनी है ये, या अब जो गैर कानूनी उसको आप जेल में डालोगे, तो एक तरीके से हैबिचुअल रेसिडेंस आपके पास नहीं है, या फोर्स्ड माइग्रेशन। अब जैसे सबसे बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस भारत में रोहिंग्यास का रहा है, और रोहिंग्या क्राइसिस म्यांमार में रोहिंग्यास को मार मार के भगाया गया। म्यांमार में जब मिलिट्री ने क्रैकडाउन किया रखाइन स्टेट 2017 में, तो मार मार के रोहिंग्यास को भगा दिया गया वहां पे, बोला कि तुम तो बांग्लादेश से हो, चलो निकलो। तो जो बांग्लादेश में कॉक्स बाजार है, इस समय दुनिया का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप है, करोड़ों लोग यहां पे रहते हैं, लाखों लोग यहां पे रहते हैं। अब देखिए, ये बांग्लादेश कहता है कि भाई इनको, क्योंकि ये आप क्या रहने वाले हैं, रखाइन स्टेट के, तो आप इनको जो है, और ये ज्यादातर मुस्लिम हैं, तो आप इनको लो। अब म्यांमार भाई, वहां पे बुद्धिज्म सबसे ज्यादा है, बुद्धिज्म तो पीसफुल रिलीजन है, पीस का रिलीजन है, बट खैर म्यांमार में हमेशा से हिंसा रही है, आपको पता है, वहां पे भी तख्ता पलट हुआ है। भारत में भी बहुत सारे रोहिंग्याज आए। अगर हम भारत की बात करें तो 40,000 रोहिंग्याज जो थे वो भारत में आए। तो एक तो म्यांमार से पहले बांग्लादेश गए, और फिर बांग्लादेश से भारत में आ गए, ठीक है ना। तो भारत ने पहले बांग्लादेश भेजा, बांग्लादेश कह रहा है म्यांमार से कि भैया तुम लो, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो सरकार ने इनको अलाउ किया। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज UNHCR, उन्होंने वेरिफिकेशन किया और कुछ को आइडेंटिटी कार्ड्स दिए। यूनाइटेड नेशन देता है कि यूनाइटेड नेशन के तहत आपको संरक्षण है, और जो भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, अगर वो इन देशों में जाता है, ये कार्ड से उनको वहां पे मतलब मिल जाती है, ठीक है ना, कि आप कुछ टाइम तक यहां पे रह सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के जो में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बोला कि ये इलीगल इमाइग्रेंट्स है, क्योंकि भारत ने इसको साइन नहीं किया है, भारत सिग्नेटरी नहीं 1967 प्रोटोकॉल का, ठीक है ना, जो रिफ्यूजी प्रोटोकॉल है, जो रूल्स मैंने आपको बताए थे। तो इसीलिए भारत में इनको रिफ्यूजी नहीं, इनको हम इलीगल माइग्रेंट्स यहां पे बोला गया। और ये भी बोला गया कि इनको बाहर भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हर कोई, इसमें बहुत सारे आतंकी भी हैं, और काफ़ी कुछ ऐसे लोग हैं जो सांप्रदायिक तनाव जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। तो तुरंत इनको डिपोर्ट किए जाना चाहिए, क्योंकि भारत के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए ये खतरनाक है। इससे पहले जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पे भारत ने पहले भी लगभग 3 लाख लोगों को भारत ने वेलकम किया। इनको आज भी हम रिफ्यूजी कहते हैं। इसमें कौन कौन है? तिब्बतन्स है ना, 1950 के बाद जैसे ही चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया तब आए। बांग्लादेश से चकमाज आए, ठीक है ना, ये हमको देखने को मिला। रिफ्यूजी जो है अफगानिस्तान, श्रीलंका से है। श्रीलंका में जब सिविल वॉर खत्म हुआ तो बहुत सारे तमिलियंस जो है वो यहाँ पे अफगानिस्तान में आए। अफगानिस्तान से कितने लोग आए जब तालिबान का भी हाल ही में हुआ था। लेकिन जैसा कि हमने पता कि 1951 यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन या फिर 1967 का प्रोटोकॉल का भारत सिग्नेटरी नहीं है, तो भारत की कोई रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है या कोई रिफ्यूजी लॉ नहीं है। और अमेरिका में और यूरोप में आपको सारे वहाँ पे रिफ्यूजी लॉ देखने को मिलेंगे। तो सरकार जो है, ये सरकार के ऊपर है कि वो किसी को भी जो रिफ्यूजी यहाँ पे बन के आए हैं, अब जैसे अगर अब जैसे बांग्लादेश में कल ही 1000 के करीब जो हैं वो बांग्लादेश के हिंदूस यहाँ पे आने की फिराक में थे, लेकिन नहीं किया बीएसएफ ने इसको नहीं होने दिया। अगर वो भारत में आते तो उनको रिफ्यूजी नहीं, उनको इलीगल माइग्रेंट्स जो है वो बोला जाएगा। समझ रहे हो, जैसा रोहिंग्यास के साथ हुआ है। डिस्पाइट उनको यूएनएचसीआर ने वेरिफिकेशन दिया कि रिफ्यूजी हैं, इनको पूरा तंगा मिल गया कि रिफ्यूजी, लेकिन भारत ये किसी पर्टिकुलर देश के ऊपर जो है वो डिसाइड रहता है, ठीक है। तो भारत ने कहा फॉरेनर्स एक्ट के तहत या इंडियन पासपोर्ट एक्ट के तहत ना ही इनके पास पासपोर्ट है, ना ही इनके पास सिटीजनशिप है, ना ही इनके पास वीजा है, तो ये कौन है? ट्रेसपासर्स है, जबरदस्ती किसी देश में घुस आए हैं, तो इसीलिए हम इनको वापस भेजेंगे। अब इसीलिए भारत सीएए लेके आया था। अब सीएए पे इतना बवाल हुआ कि जो भी माइनॉरिटीज कुछ किसी दूसरे देश में प्रताड़ित हैं, ठीक है, वो यहाँ पे उनको सिटीजनशिप मिल सकती है, इसके तहत जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, आपको पता ही है, पूरा हमने लेक्चर भी कवर किया था। तो यहाँ पे नॉन रिफॉल्वमेंट की बात की जाती है, डिपोर्टेशन की बात नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए, सेंटर ने कहा था रोहिंग्यास कि ये देखिए दे आर इलीगल माइग्रेंट्स और हम इनको नहीं ले सकते। आप समझ रहे हो, ये डेंजरस है। इन्होंने बोला था कि इनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत। अब रिफॉल्वमेंट क्या होता है, ठीक है, अभी उसकी भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आसाम सरकार, देखिए क्या हुआ कि आसाम सरकार 2021 में एक 14 साल की बच्ची उस देश में नहीं भेज पाई। वो, उनके माँ बाप मर गए थे, ठीक है ना, अपने माँ बाप, हाँ, रिफ्यूजी कैंप में अपने माँ बाप से सेपरेट हो गई थी। तो अब इनको डिटेन किया गया था सिलचर 2019 में, इस 14 साल की लड़की को। कोई फैमिली नहीं थी म्यांमार में। आसाम ऑफिशियल ने इनकी यहाँ पे देखभाल की और डिपोर्ट किया।
लेकिन किसी ने म्यांमार में, ना म्यांमार ना बांग्लादेश, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो बॉटम लाइन ये है कि भाई देखिए, भारत कह रहा है कि हम डिपोर्ट कर देंगे, अबे अगला देश एक्सेप्ट भी तो करे। म्यांमार ने बोला हाँ है, हमारे सिटीजन्स हैं, नहीं लेंगे, क्या कर लोगे? अब आप क्या करेंगे? मानवता के तहत आप इनको क्या करेंगे? इनको रिफ्यूज देंगे ही देंगे। जब मान लीजिए कि आपके घर में एक आदमी आया है, वो दूसरे घर ने लेने से मना कर दिया, तो आप क्या करोगे? उसको या तो एक ही है, लात मार के भगा दो कि भाई देखो तुम जहां रहना है रहो, लेकिन हमारी जमीन में नहीं रहोगे, बाकी जहां रहना है रहो। ये ज्यादातर होता नहीं, क्योंकि अमानवीय हो जाता है बहुत ज्यादा, आप समझ रहे हो। तो जो बांग्लादेश काफी परसुएट करने की कोशिश कर रहा है म्यांमार को, लेकिन म्यांमार ने दिया ही नहीं है। भारत ने कुछ ही रोहिंग्यास को, बहुत कम, किसी तरीके से वापस भेजा है। तो भारत रोहिंग्या में भले ही इल्लीगल हैं और बोल रहा है कि हम म्यांमार को भेज देंगे, लेकिन वही है कि भारत नॉन रिफॉल्वमेंट के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, समझ रहे हो। और यहां पे इट इज सिग्नेटरी बाकी इंटरनेशनल ट्रीटीज के तहत। कहने का मतलब देखिए, रिफॉल्वमेंट क्या होता है, नॉन रिफॉल्वमेंट क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई रिफ्यूजी जो है वो किसी देश में, उसको आप भेज रहे हो और वहां पे अगर उसको मार दिया जाए, तो इसको कहते हैं नॉन रिफॉल्वमेंट, ठीक है। भारत ने 2018 में यूएन में ये केस लिया था कि भाई देखिए ये डेंजरस है, क्योंकि यहां पे सिटीजन्स वल्नरेबल हैं, राइट। तो एक तरीके से श्रीलंकन तमिलनाडु रिफ्यूजी जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने इनको अलाउ किया। भाई 2009 में जब ये आए तो यहाँ पे ये जॉब्स भी ले सकते हैं, अपने बच्चों को स्कूल भी भेज सकते हैं। श्रीलंकन सिविल वॉर 2009 में जब खत्म हुआ, भारत ने इनकरेज किया कि ठीक है, वॉलेंट्री रिपैट्रिएशन, मतलब जो वापस अपनी इच्छा से जाना चाहे वो जा सकता है, ठीक है ना। तो यूएनएचसीआर से आप कंसल्ट करिए उस समय सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन अभी ये टोटल मतलब वही कह रहे हैं कि भारत पे डिपेंड करता है। फुल कमिटमेंट जो है हम देते हैं। यहाँ पे बोला कि मतलब एक तरीके से कि देखिए एक ऐसा इन्वायरमेंट आप बनाइए कि वॉलेंट्री रिपैट्रिएशन हो, ठीक है ना, और आप उनको सपोर्ट दीजिए ताकि वो लौट सके। और वॉलेंट्री मतलब अपने हिसाब से मन करे तो ठीक है। तो हमारा फुल कमिटमेंट है इसको लेकर। लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई रिफ्यूजी पॉलिसी नहीं है। बट शेख हसीना का केस, शेख हसीना की अगर बात करते हैं तो वो बांग्लादेश की हैं। शेख हसीना से अगर हमने ज़्यादा नज़दीकियाँ बनाई तो बांग्लादेश से हम खो देंगे बांग्लादेश को, जो खो ही दिया एक तरीके से। लेकिन देखिए वही कहने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, हर किसी को देश चलाना है और बांग्लादेश के हित में है कि वो भारत के साथ रहे। जैसे मालदीव्स के साथ हुआ बहुत प्रोपागेंडा। देखिए कुर्सी तक आना एक अलग चीज़ है, कुर्सी पे आके फिर उसके बाद डिसीजन लेना एक अलग चीज़ है, ठीक है। यानी कि जैसे कुछ देश हैं वो हमारे ऊपर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है और उनके लिए उनके हित में भी है। बांग्लादेश और नेपाल उनमें से एक है। तो भले ही वो कुर्सी पे कुछ भी बोले, लेकिन वो भारत के साथ रिश्ते रखेंगे ही रखेंगे। तो ये भी हमको समझना पड़ेगा। लेकिन फिर भी शेख हसीना, क्योंकि भारत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और एक तरीके से भारत में वो रह रही हैं, तो ये माइट भी पॉसिबल कि शायद दिक्कत पैदा करे भारत और बांग्लादेश के रिलेशन में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।